हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं यानी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है ये क्लास सेवन्थ का आपका हिस्ट्री चल रहा है और ये एनसीईआरटी बेस है। आज आपका चैप्टर नंबर है 3rd यानी दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर करवा दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम थर्ड लेसन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड लेसन में क्या है। तो थर्ड लेसन में है आपका दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, यानी दिल्ली जो राज्य था वो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको सीटेट के इंपॉर्टेंट्स वीडियो और पीडीएफ वगैरह मिलते रहें और प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने जैसा कि हमने देखा कि कावेरी डेल्टा एक ऐसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह ये है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। तो उसके बाद देखिए अब तालिका 1 पर नज़र डालिए, यानी तालिका 1 आपका नीचे है। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान यानी जिसे चहमान नाम से जाना जाता है ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली और व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ दहली वाले कहा जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और इन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिससे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहली एक कुन्हा सिहरी और जहाँपनाह को पहचानिए, यानी इस मानचित्र में आपको क्या क्या पहचानना है, दहली एक कुन्हा और सीरी और जहाँपनाह को पहचानना है। उसके बाद है आपका देखिए तालिका 1। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि तालिका 1 दिल्ली के शासक के बारे में पढ़ना है। तो देखिए राजपूत वंश तो तोमर थे, तो आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 में। अंगद पाल तो ये कब थे, तो 1130 से 1145 तक। फिर उसके बाद चौहान आए। चौहान कितने सालों तक रहे, तो ये 1165 से 1192 तक। जो पृथ्वीराज चौहान था वो उन्होंने शासन कब तक किया था, तो 1175 से लेके 1192 तक। उसके बाद है आपका प्रारंभिक तुर्की शासक, यानी तुर्की शासक कब बने, तो 1206 से लेके 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब बना था, तो 1206 से लेके 1210 तक। उसके बाद है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश कब बना था, तो 1210 से लेके 1236 तक। रजिया सुल्तान कब बनी थी, तो 1236 से लेके 1240 तक। उसके बाद है गयासुद्दीन बलबन, तो 1266 से लेके 1287 तक। उसके बाद खिलजी वंश आया। तो खिलजी वंश कब तक रहा, देखिए खिलजी वंश कब तक रहा, तो ये 1290 से लेके 1320 तक था। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक था, तो ये 1290 से लेके 1296 तक। और अलाउद्दीन खिलजी कब तक था, तो 1296 से लेके 1316 तक। उसके बाद है आपका उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश कब तक रहा, तो ये था इनका कार्यकाल था 1320 से लेकर 1414 तक। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक कब आया था, 1320 से लेकर 1324। उसके बाद मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। उसके बाद शैयद वंश आया। शैयद वंश कब तक रहे, तो ये 1414 से लेकर 1451 तक, यानी ये खिज खां कब तक रहा, तो 1414 से लेके 1421 तक रहा। उसके बाद आया आपका लोधी वंश। लोधी वंश कब तक रहा, तो 1451 से लेके 1526 तक, यानी 1526। बहलोल लोधी कब तक था, तो 1451 से लेके 1489 तक। उसके बाद है आपका सुल्तानों के अधीन दिल्ली। तो देखिए इतिहास त्वारीख एक वचन यानी त्वारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। उसके बाद देखिए आपका न्याय चक्र क्या था, यानी ये न्याय चक्र क्या होता है। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़.के. मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से इकट्ठा किए हुए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और संपन्न होंगे।
ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। उसके बाद देखिए, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अपने ढेर सारी नाम इकरार पाने की आशा में करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों की जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो उसके बाद है आपका सन 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। उसके बाद है आपका रजिया के बारे में मिन्हाज में क्या लिखा है। तो देखिए, रजिया के बारे में मिन्हाज में क्या लिखा है। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इसकी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। राजा ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की राजधानी रुद्रमा देवी यानी 1262 से लेकर 1289 के बीच में। रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी थी। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था दिग्गा। और ये कब से कब तक थी? 980 से लेके 1003 तक। इनका नाम दीदी यानी बड़ी दीदी से निकलता है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार आपके शब्दों में व्यक्त कीजिए, यानी आपको अपने शब्दों में बताना है कि वो कहाँ तक सही लिखे थे। और उसके बाद है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र, यानी दिल्ली सल्तनत ऐसे विशाल साम्राज्य के समकेन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूँकि ये पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान में विश्वास करके इन पर निर्भर हो जाते थे। उसके बाद है आपका बेटों से बढ़कर गुलामी, यानी सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उससे हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो तभी पूरी जिंदगी कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। उसके बाद है खिलजी तथा तुगलक वंश बदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद मिलते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे, मगर उनमें उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबले के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तारीख के लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की थी। उसके बाद आपका है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, यानी जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन थे। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाक यानी शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और लड़का तथा पीरा नामक मालिया को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार गियासुद्दीन बर्नी ने इस नियुक्तियों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। उसके बाद है आपका
पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इकतार या मुफ्ती कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इकतार या मुफ्ती कहलाते थे। मुफ्ती का फर्ज होता है सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने पर सबसे प्रभावशाली तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही ना मिले, जिससे के बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोग द्वारा इकट्ठा किए गए राजस्व की रकम हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्माण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। उसके बाद है आपका सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिसे बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय के लिए रह पाता था। उसके बाद है आपका सरदार और इसके किलेबंदी, यानी उसके बाद देखिए सरदार और उसकी किलेबंदी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। अफ्रीकी देश मोरक्को ने 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक तरह से गुथे हुए थे, उन पर आग का भी असर नहीं होता है, वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो उनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही अंदर पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ इकट्ठा हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। उसके बाद आपका देखिए चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियन यानी आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे पड़े। इससे मजबूर होकर दोनों ही शासकों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इससे विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। उसके बाद है आपका 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो तालिका 1 को देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर शहर तथा लोधी वंशों का राज्य रहा तथा तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थानीय राज्यों में कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। सिरसा सूरी यानी 1540 से 1545 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में कार्य किया और आगे चलकर उसने अपनी उन्नति की। मुगल सम्राट हुमायूं यानी 1530 से 40 फिर 1555 से 56 तक को स्वयं चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से लेकर 1555 तक
शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त कर दिया। महान सम्राट अकबर यानी 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।